अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव भी एज यूजुअल आपको पता है, हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं जी, टैक्सेशन, ऑडिट और फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। उसके लिए ये है कि जी हम आपको लिंक भी दे रहे हैं, अगर आप लाइव इसमें आना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं आपको अभी इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, आप उसको यूज़ कर सकते हैं जी। ये है आपके पास, और मैं अभी आपको लिंक भी शेयर कर देता हूँ जी। ये उसका लिंक है लाइव इसमें आने का। आप मीट पे हमारे साथ इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लाइव कोई क्वेश्चन शेयर करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं जी इसको। जी जनाब, अगर कोई दोस्त हमारे साथ लाइव आना चाहे तो वो क्वेश्चन अपने इसमें कर सकते हैं जी। अभी मुख्तलिफ नोट्सेज इशू हो रहे हैं जी, उस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा जी। उसमें 176 का है, उसमें फिर 114 का है जी, 182 के आ रहे हैं नोट्सेज, फिर एंड 161 के। ये मुख्तलिफ नोट्सेज हैं जो इशू हो रहे हैं, जो थोड़ी थोड़ी इन पर बात करते हैं। अगर कोई लाइव आना चाहे तो इसमें लिंक भी मैंने शेयर कर दिया जी ऊपर, गूगल का मीट पे जो बना हुआ है हमारा जो लाइव सेशन होता है, वो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें 176 की है कि वो इन्फॉर्मेशन सर्टन लोगों से मांग सकते हैं, थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन या आपके कनेक्टेड जो आपकी इन्फॉर्मेशन वो आपसे भी ले सकते हैं। 176 है। 114 जो है वो रिटर्न से कनेक्टेड है, इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो फाइल करनी होगी। फिर 182 है, अगर आप नॉन फाइलिंग या लेट फाइलिंग करते हैं तो 182 सेक्शन है पेनल्टी का, वो इंटेंट टू इम्पोज पेनल्टी है। और 161 है कि जो आपने टैक्सेस काटने होते हैं वो आप नहीं काट रहे होते, उससे कनेक्टेड जो है वो इन्फॉर्मेशन है जी। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कर सकते हैं। लाइव हम लोग इसमें शेयर कर रहे हैं जी आप लोगों के साथ। जी जनाब, अच्छा आगे चलता हूँ जी। मैं कुछ और पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं। अभी एक और बड़ी अच्छी खबर है जी, उसमें ये है कि जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन रिक्वेस्ट में बी फॉरवर्डेड ऑन इलेक्ट्रॉनिकली जी। ये 119 सेक्शन में जी, ये अंडर सेक्शन 119 जी ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये जी उन्होंने बार्स ने और मुख्तलिफ चैम्बर्स ने जो प्रेशराइज तो नहीं, मैं कहूँगा जो डिस्कशन उन्होंने की है FPR के साथ, उनको कन्विंस किया है कि जी आप अगर खुद से टाइम नहीं दे सकते तो पोर्टल पे वो जो साइट है उसको ओपन कर दे, ताकि लोग 119 सेक्शन में मजीद टाइम जो है वो आपसे ले सकें। तो लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है तो आप रीजनेबल ग्राउंड बेसिस पे 119 सेक्शन में अप्लाई करके, अगर आपने पहले टाइम लिया हुआ तब भी ठीक है, अगर फर्दर चाह रहे हैं तो आप तब भी इसमें टाइम ले सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है जो FPR ने लिया जी, कि आपको टाइम वो दे रहे हैं कि आप टाइम लेके उसमें अपनी चीज़ों को अरेंज करके जो फुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, ऑडिटेड या अनऑडिटेड। वकार अमान आया जी, वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, इसके अलावा अब क्या है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर रखें, क्योंकि बेहतर यही होगा कि जितनी बेस्ट इंफॉर्मेशन होगी, रिलायबल होगी, उतना आप लोगों को बाद में आसानी पैदा होगी। गलत चीज़ें भेजने से बेहतर है कि बंदा उसको वेट कर ले, थोड़ा सब्र कर ले और वेट करके अच्छी चीज़ें भेजे। सैयद वकार शाह कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब सैयद वकार साहब, और वकार अमान साहब आपको भी वालेकुम अस्सलाम जी। जी कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर कीजिएगा जी, वो हम कोशिश कर रहे हैं। इसको लाइव सेशन को हम उधर भी मीट पे भी चला रहे हैं, उसका लिंक मैंने ऊपर भेज दिया। अगर कोई इसको ज्वाइन करना चाहे और क्वेश्चन करना चाहे, लाइव आके टाइप नहीं वो कर सकता, लाइव करना चाह रहे हैं तो आप लाइव भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ टाइप कर देंगे तो तब भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दूँ। अच्छा, अब एक अच्छा इशू आ रहा है, जो टेक्निकल एक इशू आ रहा है कि वो नॉन रेजिडेंट जो है ना,
इनकम टैक्स रिटर्न फॉर नॉन रेजिडेंट्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जी नवीद अहमद चौधरी ने ज्वाइन किया जी, वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा जी, अब इसमें ये इशू आ रहा है कि रेजिडेंट की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी अमेंड की है उन्होंने 1 जुलाई 2019 से। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन कर रहे हैं 81 से लेके 84 सेक्शन अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें आप उसको जो है वो दिया हुआ है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या ऑफिशियल हैं वेयर एवर पोस्टेड, या अगर आप 183 दिन 183 डेज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर पाकिस्तान में है, या आप 120 दिन पाकिस्तान में है उस टैक्स ईयर में और लास्ट 4 ईयर्स में 365 डेज और मोर है, तो आप रेजिडेंट ही ट्रीट किए जाएंगे, फिर आप नॉन रेजिडेंट नहीं होंगे फॉर द टैक्स ईयर 2020। अच्छा जी, आगे सवाल वो कर रहे हैं, वकार कह रहे हैं सर कैन वी अप्लाई फॉर एक्सटेंशन ऑफ इंडिविजुअल्स। जी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं जी, आप उन्होंने ओपन किया हुआ है, आप अप्लाई करके जो टाइम अगर पहले आपने लिया है तो बहुत अच्छा है, मजीद टाइम उसमें ले लें अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो। उन्होंने ओपन किया हुआ है जी, पोर्टल चेक करें। आसिफ अशरफ कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये अलीदा मलंग उन्होंने नाम लिखा हुआ जी, व्हाट इज़ दी डेट फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ कंपनी। देखें अली साहब, बात ये हो रही है कि कंपनी की जो रिटर्न है ना, अगर आपका ईयर एंड नॉर्मल टैक्स ईयर है यानी जुलाई से जून के दरमियान में है तो फिर तो आपकी 31 दिसंबर है, और अदरवाइज आपके जो अदरवाइज है तो वो 30 सितंबर के अंदर जो रिटर्न है वो फाइल होनी है। तो इसको ज़रा देखें, जो नॉर्मल टैक्स ईयर वाले हैं वो इधर आएंगे 31 दिसंबर में, और अदरवाइज 30 सितंबर है जो ऑलरेडी टाइम जो है वो गुजर चुका है। और मज़ीद टाइम अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उसमें जो ले सकते हैं जी। अगर आपको अली साहब जवाब मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दें जी। किसी और का कोई सवाल हो दोस्त का, इसमें मैंने आपकी लाइव शेयरिंग के लिए लिंक मैंने ऊपर मेंशन किया है जी, मैं आपको दोबारा दे देता हूँ। अगर कोई लाइव हमारे साथ आना चाहे तो वो इसमें आ सकता है जी। ये मैं लिंक दोबारा दे रहा हूँ जी, तो आप लिखने की बजाय आप उसको लाइव आ सकते हैं जी। हाँ जी जी जनाब, कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर करें। क्वेश्चन आंसर सेशन है तो तमाम लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचेगा जितने क्वेश्चन आप लोग शेयर करेंगे। अच्छा जी, आगे एक सवाल आया जी, सैयद वकार शाह कह रहे हैं सर वी कैन रिवाइज एनुअल सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर 2020। अच्छा, आई हैव सबमिट रिटर्न एनुअल सेल्स टैक्स रिटर्न ऑन डेटेड 14 अक्टूबर 2000, प्लीज़ गाइड। देखें सैयद वकार शाह साहब, आप अपनी वेल्थ उसको सेल टैक्स रिटर्न को बिल्कुल रिवाइज कर सकते हैं, बट विद द परमिशन ऑफ द कमिश्नर इन द रेवेन्यू। तो वो आप उनके पास लिख के डॉक्यूमेंट्स के साथ लीगल बैकिंग के साथ उनके पास जाएंगे, उसको वेट करेंगे, फिर आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज रिवाइज की जो पावर है वो इसमें नहीं है जी। सैयद वकार शाह साहब इसको ज़रा नोट करें। उसके बाद वकार खान कह रहे हैं ओके जी। वो पीर सलमान बोदला साहब आए, वो कहते हैं नोटिस इशू ऑन द सेकंड 182 फॉर 2020 पेनल्टी बी वेव्ड आफ्टर रिप्लाई। देखें पीर सलमान बोदला साहब, बात ये हो रही है कि पहले तो आप इसका जवाब देंगे, जवाब देने के बाद फिर आइदर दे वो हो सकता है वो पेनल्टी ना लगाएं और हो सकता है वो आपको पेनल्टी लगा दें। उसके बाद फिर आपको अपील करनी पड़ेगी और लड़के इसको जीतना पड़ेगा। अगर वो आपके अगेंस्ट पेनल्टी इम्पोज कर देते हैं तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको पूरा मिलेगा। तो ये अगर नई इन्फॉर्मेशन है तो टाइम मांग ले बजाय लेट फाइल करने के। इसको ज़रा चेक करें जी। और कोई जी किसी जी आसिम अशरफ साहब लाइन पे आए हैं, वो कह रहे हैं 1 पर्सन विद एनी रीजनेबल ग्राउंड मे से इन रिस्पॉन्स टू नोटिस दैट आई डोंट वांट टू फाइल रिटर्न, आई डोंट वांट टू बिकम ए फाइलर। देखें आसिम अशरफ साहब, ये आपकी स्वाबदीद पे नहीं है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अगर आपके पास रीजनेबल ग्राउंड है और आप समझते हैं कि आपको अभी रिटर्न नहीं आप फाइल कर सकते, क्योंकि लॉ अगर एप्लीकेबल है तो फिर तो रिटर्न देनी पड़ेगी,
फिर चॉइस ख़त्म हो जाती है। नंबर 1, अगर आपके पास आप समझते हैं कि आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए और अभी इंफॉर्मेशन या डाटा या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, तो फिर आप उसको टाइम गेन कर लें कि इंस्टेड के आप इसमें दूसरे चक्कर में पड़ जाए कि आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, लॉ एप्लीकेबल है तो करें, नहीं है तो फिर छोड़ दीजिएगा उसको। जी जनाब, और कौन जी? जी मैं वेट कर रहा हूँ जी। मैं कुछ अपनी तरफ से मज़ीद कुछ पॉइंट इस पर शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। आसिम अशरफ साहब अगर जवाब मिल गया हो तो ओके कर दीजिएगा। पीर सलमान साहब अगर आपको भी मिल गया हो तो ओके कर दीजिएगा। चले, सैयद वकार साहब ने कहा जी ओके, थैंक यू वेरी मच जी। जी मज़ीद अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो इसमें ज़रूर लाएँ, और अगर आपको जवाब मिल जाए तो आप उसको ओके करते जाएँ। चलें, ये तो अच्छा हो गया जी। अब मैं आगे चलता हूँ जी। मज़ीद मैं आपके साथ शेयर करूँगा वेल्थ स्टेटमेंट की फाइलिंग के बारे में, और जो 116A में जो स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम एंड फॉरेन एसेट्स है उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो फाइलिंग ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट अंडर द इनकम टैक्स लॉ। देखें, एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात हो रही है, एओपी और कंपनी की बात नहीं हो रही। एवरी रेजिडेंट जो इंडिविजुअल है उसको 116 सेक्शन में, चाहे वो नील इनकम है, मेंबर एओपी है, डायरेक्टर है, लॉस है, कुछ भी है, सैलरी है, बिजनेस है, प्रॉपर्टी इनकम है, वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना लाजमी है। ये तो प्रिंसिपल आप समझ लें, याद कर लें, और लीगल वे की 116 सेक्शन को यूज़ करें। अब बारी आती है जी रेजिडेंट की बात कर रहे हैं। नॉन रेजिडेंट को वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना लाजमी नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जितने नॉन रेजिडेंट क्लाइंट्स हैं उनकी वेल्थ स्टेटमेंट बना के रख लेते हैं। जब कल को कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू मांगते हैं तो उनके पास पावर है, वो मांग सकते हैं, तो फिर हम उनको सबमिट करते हैं, और की है हमने काफ़ी केसेस में। अच्छा, ये तो हो गया वेल्थ स्टेटमेंट की हद तक बात हो रही है। अच्छा जी, आसिम अशरफ साहब कह रहे हैं सो नाइस ऑफ यू सर, अपनी सेहत हेल्थ के बारे में रखा करें, मे यू लिव लॉन्ग। थैंक यू वेरी मच आसिम अशरफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद वकार शाह साहब कह रहे हैं रिवाइज्ड थ्रू IRS इज सफिशिएंट, कैन सिस्टम अलो। देखिए सैयद वकार साहब, बात यह है कि अगर लॉ की बैकिंग के बगैर आप कुछ कर नहीं सकेंगे। अगर लॉ आपको लॉ करता है और सिस्टम भी लॉ कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर लॉ नहीं करता लेकिन सिस्टम करता है तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। वो आप आगे उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये आप ज़रा ज़हन में रखें कि लॉ को पहले कंप्लाई करना ज़रूरी है, सिस्टम तो बाद में आगे पीछे किया जा सकता है। ठीक है, सिस्टम ताबे होता है लॉ का, लॉ ताबे नहीं होता सिस्टम का। ये ज़रा ज़हन में रखिएगा, क्योंकि पहले लॉ बना था तो फिर सिस्टम आया था। अली साहब कह रहे हैं जी सर, व्हाट इफ समवन इज नॉट willing to file its individual return under 114 due to maintenance case pending against him in civil court and has received notice under section 182। अली साहब, बात ये हो रही है कि अगर आपका देखें, अगर आप समझते हैं कि आपके अभी कोई इनकम का कोई झगड़ा है या प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा है, तो आप फॉर द टाइम अवेल कर लें। अगर आपको वो मिल जाता है बड़ी अच्छी बात है, जो सबको वो दे भी रहे। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप फॉर द टाइम बीइंग आप ये करें कि नील की रिटर्न फाइल कर दें, और बाद में फिर उसको आपको रिवाइज कर लीजिएगा, और रीज़न साथ आप बेशक उनको लिख दें कि जी अभी हमारा केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, जब फाइनल होगा तो तब हम इसकी रीज़न के साथ कर देंगे तो बेहतर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है अली साहब आपको जवाब मिल गया होगा। मीनवाइल आतिफ अशरफ साहब, इरशाद साहब सॉरी लाइन आए हैं, वो कह रहे हैं कैन वी रिवाइज रिटर्न टैक्स ईयर 2018 एंड 2019 आफ्टर ऑनलाइन रिवीजन रिक्वेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन गोइंग टू द ऑफिस इज नेसेसरी फॉर दैट इंडिविजुअल हु वांट्स टू रिवाइज द रिटर्न। नहीं एम लतीफ़ साहब, वहाँ जाना आपको ज़रूरी नहीं। अब इशू पता क्या, इशू ये है कि 18 और 19 की अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज करना चाह रहे हैं, आपने वैसे लिखा नहीं कि ये किसकी बात हो रही है, लेकिन लग रहा है कि मुझे आप इनकम टैक्स रिटर्न की बात कर रहे हैं। अगर आप वो करना चाहते हैं तो ओबियसली उसमें 2-3 प्रिंसिपल है कि एक आपकी जो डिक्लेयर्ड इनकम है जो पहले आपने की हुई है उससे आप इनकम कम नहीं कर सकते, बराबर रख सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। लॉस को आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते और बराबर रख सकते हैं। और अगली बात यह कि सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा 60 दिन के बाद, तो आपको कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की अप्रूवल लेनी ही पड़ेगी। उसके बगैर आप वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगी उसके अंदर। इसको ज़रा आप देखें।
अगर आप उसको देख सकते हैं तो वो उन्होंने पाबंदी लगा देते हैं 60 दिन के बाद, कभी वो चलता है बट मोस्टली वो नहीं चलता। तो आपको जवाब अगर मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। जी जनाब, मैं वेल्थ स्टेटमेंट की बात कर रहा था, अब मैं स्टेटमेंट ऑफ जो फॉरेन एसेट्स और उसकी बात करता हूँ। फॉरेन इनकम एंड फॉरेन एसेट्स अंडर सेक्शन 116A। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। बेसिकली 116A सेक्शन जो डाला गया है ये बेसिकली रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है। अगर इसकी फॉरेन सोर्स इनकम $10,000 से ज़्यादा और वेल्थ 10 लाख US से ज़्यादा होगी तो इसको सेपरेटली वेल्थ स्टेटमेंट के अलावा रेजिडेंट इंडिविजुअल को फाइल करना लाजमी है। एक बात तो ये होगी। फिर भी वो किसी से मांग सकते हैं, अगर किसी के फॉरेन एसेट्स और इस तरह चीज़ें हैं तो पावर कमीशन इंडियन रेवेन्यू के पास है कि वो 116 में भी ये चीज़ें, ये स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन इनकम एंड फॉरेन एसेट्स से ले सकते हैं। अब रही बात, वो कह रहे हैं अबरार पाशा साहब कह रहे हैं, सर इफ ओपन रिटर्न एंड इम्पोर्ट डाटा 2019 एंड फाइल इट एंड रिवाइज विद इन 60 डेज। देखिए इस वो आप उसको कर तो देंगे, हो तो जाएगा, लेकिन बात यही है ना कि आप बेहतर यह, इससे तो बेहतर यह है कि आप टाइम गेन कर लें। अगर आपने ये गलत डाटा करके बाद में रिवाइज करना है तो बेहतर ये होगा कि आप इसको वेट कर लें और फिर उसके बाद उसको ठीक कर लें। मेरी सजेशन ये है, बाकी आप देख लें इसको जो आपको बेहतर लगता है। सैयद वकार शाह साहब कह रहे हैं जी, प्लीज एलोबरेट एक्सप्लेन अपॉर्शनमेंट फार्मूला अप्लाई ऑन सेल्स टैक्स लॉ टैक्सेबल एंड exempt goods with the help of examples। सैयद वकार शाह साहब, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें, आप एक तरफ एग्जेम्प्ट सप्लाई रख लें और एक तरफ टैक्सेबल रख लें, दोनों को जमा कर लें। फर्ज करें आपकी टैक्सेबल है 1 लाख रुपए और एग्जेम्प्ट है 2 लाख रुपए, तो 3 लाख टोटल हो जाएगा। तो 1/3 आपका, जो 2/3 आपका होना जो एग्जेम्प्ट है उसका इनपुट आपको नहीं मिलेगा। इस तरह आप इसको समझ लें तो बड़ा आसान हो जाएगा। अब जितना भी आपका रिलेटेड, अब इसको आपको ये भी देखना पड़ेगा कौन सा इनपुट जो है वो उसको हम कहते हैं, 2 नाम है उसके, आपको जो ज़हन में रखना। एक आपका है स्पेसिफिक इनपुट है, जो एक एक्टिविटी पे है, जैसे टैक्सेबल पे है तो उसकी अपॉर्शनमेंट नहीं करनी। जो दोनों पे होगा, ठीक है, उसकी अपॉर्शनमेंट आप करेंगे। तो वो मैंने आपको फार्मूला दे दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि 1/3 और 2/3 की रेशो में, लेकिन जो जिसकी अपॉर्शनमेंट होनी है उसकी बात हो रही है। अच्छा जी, आगे जी, सर आई हैव, वकार अवान कह रहे हैं, सर आई हैव। अच्छा, अगर आपको सैयद वकार शाह साहब समझ आ गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा जी। अच्छा, अब सवाल आ गया जी, वकार अवान कह रहे हैं, सर आई हैव फाइल्ड माई इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न फॉर 2020 एज सैलरीड इंडिविजुअल, बट नो आई वांट टू ऐड ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इन माई रिटर्न। Is it possible? Actually, I need NTN for my sole proprietorship business on urgent basis. What should I do now? आप अपने प्रोफाइल को जी ठीक करें और अप्लाई करके उसको अपनी जो करेक्शन है अपने NTN में करवा लें। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा आपका काम जी। अगर आपको समझ आ गई हो तो इसको ओके करें। आगे कौन जी, उन्होंने ओके किया जी। नादिर अली साहब कह रहे हैं, नोटिस अंडर सेक्शन 176 for 2019 for salary person loan ने property have shown net of due to not separate disclosure in 2019 tax return for salary person. Now notice under 173 how will be treated। ये ज़रा नादिर अली साहब ज़रा सवाल तो क्लियर कर दें कि आपको ठीक है नोटिस आया 176 का, सैलरीड पर्सन है, लोन ने प्रॉपर्टी हैव शोन। अच्छा, लोन और प्रॉपर्टी शायद आपने शो नहीं की, नेट ऑफ की हुई है ड्यू टू नॉन सेपरेट। तो फिर आप ऐसे करें ना, उसको चेक कर लें, क्योंकि अगर आपको अभी 176 का नोटिस है, आप उसको चेक कर लें, उसको रिवाइज कर लें, कोई मसला नहीं है। आप वेल्थ को रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप लोन पे प्रॉपर्टी ली हुई है तो उसको चेक करके रिवाइज कर लें और अपने सोर्सेज देख लीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है लोन से आया है तो उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए आपको। अभी चूँकि 122(9) का नोटिस नहीं इशू हो तो इसलिए आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। ये इसको ज़रा नोट करें जी। आपको अगर जवाब मिल गया और नादर अली साहब तो ओके कर दें। अच्छा, उसके अलावा जी मैंने लिंक भेजा जी, वो भी देखें आप लोग। ये मैं लिंक भेज रहा हूँ, अगर आप लाइव क्वेश्चन आगे करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। अभी वो भी चल रहा है हमारा मीट के ऊपर, अगर आप वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं
जी अगर आप टाइप कर रहे हैं, चले मैं पहले टाइप वाले देख लेता हूँ। आगे कह रहे हैं जी, एम आतिफ इरशाद कह रहे हैं सर, इफ मिस्टेक इज ऑन वेल्थ स्टेटमेंट ऑफ टैक्स ईयर 18 एंड 19 बट इनकम नॉट वेरी देन कैन वी ओनली रिवाइज वेल्थ स्टेटमेंट। जी बिल्कुल आतिफ साहब, आप कर सकते हैं रिवाइज उसको, प्रोवाइडेड कि आपको 122 नो का नोटिस इशू ना हुआ हो। जी अब अगर आपको जवाब मिल गया हो, इसको ओके करें। फिर आगे जी इब्रार पाशा साहब कहते हैं सर, इफ बिजनेस इनकम आर 40% एंड सैलरी इनकम 60%, टैक्स रेट कैलकुलेट ऑन बिजनेस रेट इन माई ओपिनियन मोर देन 50% सैलरी रेट विल बी सैलरी। नहीं, वो इब्रार पाशा साहब ये ना लॉ अमेंड हो गया हुआ है। आपको जिस साल 20 में ना 75% से ज़्यादा अगर आपकी सैलरी इनकम होगी टैक्सेबल इनकम के, तो फिर आपको सैलरी वाला रेट लगेगा, वरना बिजनेस वाला लगेगा। इसको ज़रा करेक्शन आप कर लें, अगर आपको आवाज़ आ रही है और समझ आ गई है तो इसको ओके कर दें। फिर जी नादिर अली साहब आ रहे हैं, वो कह रहे हैं वो वेल्थ स्टेटमेंट विल बी रिवाइज और अदर ऑप्शन। जी वेल्थ स्टेटमेंट आप रिवाइज कर सकते हैं जी, आप अगर उसके 122 नो का नोटिस नहीं हुआ तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके सोर्सेज और चीज़ें कवर्ड हो। उसके बाद मैंने मीट का जी आपको दे दिया लाइव सेशन, अगर आप आना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद आसिफ जवेद साहब है, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सलाम जी, अगर सेल्स टैक्स एग्जाम सप्लाईज अनरजिस्टर्ड पर्सन को करने के उस पर फर्दर टैक्स 3% पे करना होगा। देखें जो एग्जाम्प्ट सप्लाई होती है ना, वो तो पहले सेल टैक्स ही उस पर चार्ज होता, तो आप उस पर फर्दर सेल टैक्स कैसे चार्ज करेंगे? तो वो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसको ज़रा आप नोट कर लें, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो ओके कर लें। सैयद वकार शाह साहब कह रहे हैं ओके नोटेड बट फर्दर एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। जी वकार साहब, वो तो फिर आप चीज़ें चेक होंगी तो पता लगेगा, अब इस तरह ज़बानी तो नहीं सारा कुछ हो सकता, आप उसको देखें। अबरार पाशा साहब कह रहे हैं ओके जी, अच्छा जी। नादिर अली साहब ने भी ओके कर दिया। बड़े लोग हैं जी माशाल्लाह, अब इस दफ़ा सवाल आ रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको कैरी करेंगे। अगर आपका मज़ीद कोई सवाल हो तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ जी आपका। आगे कौन आगे जी, आगा खान साहब ने कोई लिंक भेजा है, वो कह रहे हैं सिग्मा अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल। अच्छा वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है जी। आप असगर शाह खान साहब करें, अच्छी बात है, करनी चाहिए। लोगों को अगर फ़ायदा हो सकता है या आपको हो सकता है तो आपको करनी चाहिए। जी जनाब, कोई और क्वेश्चन हो तो वो मेरे साथ आप कर सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ जी। कोशिश करेंगे इसको 30 मिनट्स का सेशन जो है ना इसको कैरी करें और आपके सवालों के जवाब दें आप। जी जनाब, अच्छा मैंने अभी बात की थी आपके साथ वेल्थ स्टेटमेंट की, फिर मैंने बात की आपके साथ स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन इनकम और स्टेटमेंट ऑफ जो आपका फॉरेन एसेट्स था उसके बारे में बात की। फिर मैंने कहा उसको बना के रख ले, कल को वो आपसे मांग सकते हैं, फिर उसको कवर करना पड़ेगा। आते फिर शाह साहब कह रहे हैं ओके जी, चलें ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा उसके बाद अब आप आ जाए कि इसके कुछ कंपोनेंट्स जो हैं उसके बारे में थोड़ी सी शेयरिंग में आपसे करना चाहूँगा, जो कि बेनामी एसेट से रिलेटेड है। डिस्कशन ऑन अच्छा जी, इससे पहले नादिर अली साहब कह रहे हैं बट सर इन वेल्थ टैक्स रिटर्न फॉर सैलरी इंडिविजुअल इन 2019 सेपरेट डिस्क्लोजर इज नॉट अवेलेबल। ये नादिर साहब किसका सेपरेट डिस्क्लोजर आप नहीं आपको अवेलेबल है, ज़रा वो क्लियर तो करें किसकी बात कर रहे हैं, वरना फिर आपको वो बिजनेस वाली है तो फिर आपको दूसरी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, तो आपको चेक करना पड़ेगा। फिर रिटर्न अगर सिर्फ सैलरी वाली ना आपने कर दी हो, फिर दूसरी आपको करनी पड़ेगी। आसिम अशरफ कह रहे हैं सर इज इट पॉसिबल टू रिवाइज सेकंड टाइम, किसको रिवाइज करना चाह रहे हैं आसिम साहब, जरा वो तो लिख दें। आप वेल्थ स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो उसको आप कर सकते हैं। जी जनाब, अगर कोई इसको क्लियर कर दे तो फिर मैं आपसे बात कर सकता हूँ, वरना बेनामी एसेट्स की मैं बात आपसे करने जा रहा था कि जो वो एसेट्स जिस पे परचेजर का भी पता है किसके नाम पे लिए गया, किसने दिया है पैसा, उसके वेयर बाउट्स का भी पता है, तो वो बेनामी एसेट्स में नहीं आते। आल्दो के होते बेनामी है, लेकिन जब वो उसको बेनामी लॉ जो है उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो दूसरों के नाम पे लिए जाएंगे और उसके सोर्सेज का क्लियर कर पता होगा तो फिर उसकी डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो बेनामी की डेफिनेशन से बाहर निकल जाएगा। तो पीर जवेद साहब क्या कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं विद होल्डिंग टैक्स लाइबल और नॉट ऑन डोमेस्टिक ट्रेवलिंग एंड फॉरेन ट्रेवल, विद होल्डिंग टैक्स लाइबल और नॉट डोमेस्टिक ट्रेवल और फॉरेन ट्रेवल। देखें बात ये हो रही है
आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो कि सब किसने पेमेंट की है, क्या वो विद होल्डिंग एजेंट है, सबसे पहला सवाल तो ये होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो किस सेक्शन में 153 में आता है, फिर जिसकी टैक्स काटना है उसके पास एग्जम्पशन सर्टिफिकेट तो नहीं है, फिर वो बिलो टैक्सेबल लिमिट तो नहीं है, किसी और लॉ की वजह से उसको एग्जम्पशन तो नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। एकदम से तो नहीं कहा जा सकता ना कि आप डोमेस्टिक ट्रैवलिंग आप करते हैं, ज़ाहिर बात है उसमें बसेज है, उसमें जो अगर आप बसेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं पार्टी के साथ, बड़ी पेमेंट है, क्योंकि आपको पता है सर्विसेज और जो उसका जो अमाउंट है सर्विसेज अगर आप लोकल बंदे को पे करते हैं उसमें 30,000 की अमाउंट है, उससे ऊपर होगी तो टैक्स कटेगा, अदरवाइज नहीं होगा। तब अगर आप विद होल्डिंग एजेंट हुए तो राना साबिर हुसैन कह रहे हैं एट व्हाट अमाउंट इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी डिक्लेयर्ड। राना साहब इसमें लॉ ये कह रहा है कि आपका जो परचेज प्राइस है ना एक्चुअल, उसके ऊपर आपने उसको स्टेट करना होता है वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, इसको ज़रा नोट कर लें आप। आसिफ अशरफ कह रहे हैं वेल्थ स्टेटमेंट को सेकंड टाइम रिवाइज किया जा सकता है, जी बिल्कुल किया जा सकता है, प्रोवाइडेड के सोर्सेज और आपके पास रीजनेबल एक्सप्लेनेशन हो और 122 नो का नोटिस इशू ना हो। जी आगे कौन है जी, आसिफ कह रहे हैं जी गॉड सर आसिफ थैंक यू जी। राना साबिर हुसैन कह रहे हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ FBR रेट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। राना साबिर साहब इसका पर्पस बेसिकली ये है कि जब आप रजिस्ट्री करवाएंगे ना तो FBR के रेट से कम पे रजिस्ट्री नहीं होगी। ये रजिस्ट्री पर्पस के लिए FBR ने अपने जो वैल्यूएशन के टेबल आपको बना के दिए हैं ना, ये उस पर्पस के लिए सिर्फ आपकी रजिस्ट्रेशन जिसपे CVT और आपने टैक्सेस पे करने हैं ये उसके लिए है। अदरवाइज आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने वेल्थ में शो करनी है वो आपकी एक्चुअल परचेज प्राइस होगी। मसलन अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने खरीदी है लेकिन FBR का रेट अगर 80 लाख है तो आपने जो टैक्सेस उसके FBR पर्पस के लिए पे करने हैं वो आपके 80 लाख पे होंगे और आउटफ्लो आपका जो वेल्थ स्टेटमेंट में होगा या उसके कैश में से जो पैसा निकलेगा बैंक में से वो आपका 1 करोड़ पे होगा। जी अगर आपको राना साहब पता लग गया हो। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपको बहुत शुक्रिया आपका सर, एक तो हमारी आप मदद कर देते हैं, हमें सीखने का मौका मिलता है सर। सर एक्चुअली मुझे नोटिस वसूल हुआ अंडर सेक्शन 176 के तहत जी 2017 का। इसमें उन्होंने सर मुझे कहा है कि आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर ना 2017 की उसमें आप प्रॉपर्टी परचेज की थी, इसको आपने शो नहीं किया। अच्छा। इसको अब आप जो है ना रिपोर्ट करें और अपडेट कीजिए 31 दिसंबर 20 तक। ठीक है सर ऐसा है कि मैंने ना अपनी विरासती घर था हमारा 10 मरले में जिसमें हम लोग रह रहे थे, उसको मैंने लिखा हुआ है अपने वेल्थ स्टेटमेंट में। अच्छा। मगर ये कि वो उसी को मैंने ना मेरी सिस्टर ने मुझे हिबा किया था, गिफ्ट कर दिया था सर। ये अच्छा 1.5 मरला है ये जगह। अच्छा। तो वो मैंने ये मगर उसकी वैल्यू इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की हम लोगों ने 0 शो की होती है उसमें, तो वो अब मैंने उसमें लिखी हुई, मगर इन्होंने वो उसके क्योंकि वो हिबा हुआ था उसके ऊपर वैल्यू लिखी गई थी 4,15,000 रुपए की, ई स्टैम्प पेपर था वो। अच्छा। उसके पेशे में अच्छा उन्होंने कहा कि आपने जो ट्रांजेक्शन की है डीड की तो वो उसके मुताबिक आपने उसको शो नहीं किया। अब अच्छा। इसके बाद प्लीज गाइड कीजिएगा। नहीं आपने गिफ्ट लिया था? जी सर, वो मुझे विरासती घर था हमारा, उसमें जो सिस्टर का शेयर था उन्होंने मुझे हिबा किया था, तो गिफ्ट किया था। जो गिफ्ट किया था तो गिफ्ट डीड बनाई थी आपने? जी सर, गिफ्ट डीड बनी हुई है, वो बकायदा ई स्टैम्प पेपर के ऊपर निकली हुई है। तो फिर उस पे वैल्यू की CVT के पर्पस के लिए लानी थी बस? नहीं सर, वो वैसे ही था, वो रूटीन में CVT पर्पस के लिए तो नहीं है वो, उन्होंने वैसे ही मुझे ट्रांसफर किया है सर। नहीं उस पे ये तो नहीं लिखा हुआ कि आपने परचेज किया उनसे? हाँ जी, उसमें ये लिखा गया ना कि आपने परचेज किया है। नहीं परचेज तो किया ही नहीं, ये तो गिफ्ट हुआ। जी सर। और जो उन्होंने मुझे डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी लिखी है ना जो नोटिस में है, उसमें भी लिखा हुआ डीड नेम गिफ्ट 33 एरिया यानी आगे लिखा हुआ, उसके ऊपर बिलाते खुद इटसेल्फ वो गिफ्ट लिखा हुआ है जो इनका नोटिस है उसमें। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपको गिफ्ट हुआ है तो फिर आप गिफ्ट डीड प्रोड्यूस कर देना ताकि बात खत्म हो जाए। अच्छा बस ठीक हो गया, मैं वहां पर उनको रिप्लाई में गिफ्ट डीड प्रोड्यूस कर दूं। गिफ्ट डीड होने के जी ये बेसिकली मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट कर दिया था, उसका गिफ्ट डीड दे दे, बात खत्म करें आप। लेकिन देख ले उसमें बैनामा तो नहीं ना, हिबा हुआ है ना? हिबा है, बकायदा हिबानामा है, बकायदा हिबानामा है। हाँ, हिबानामा गिफ्ट को सपोर्ट करेगा ना? जी सर, बिल्कुल उसके ऊपर लिखा है डीड के ऊपर। बट ठीक हो गया, अब आप दोनों चीजें उनको बता दे तो कोई मसला नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है? चलिए सर बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत चले अल्लाह हमेशा आपसे सीखा है, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे सर। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी आगे
अभी एक लाइव क्वेश्चन आया था जी, वो आप तक भी आवाज़ आई हो जी। आगे अब कहाँ थे जी हम लोग थे। वकार अवान कह रहे हैं सर योर आंसर आर वेरी डिटेल्ड एंड प्रिसाइज एज वेल, यू आर बेस्ट टीचर। थैंक यू वेरी मच जी वकार साहब। सैयद वकार शाह कह रहे हैं सर इफ़ वी परचेज गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन एन अमाउंट ऑफ ₹100,000 ओनली, अच्छा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट आई हैव विदहेल्ड डिडक्ट टैक्सेस रेट इवन IT और एक्स्ट्रा टैक्स। देखें बात ये हो रही है सैयद वकार साहब, अगर आपने किसी से परचेज की है और वो 75,000 से ऊपर है एक साल में, तो आप उसका टैक्स काटेंगे अगर आप विद होल्डिंग एजेंट होंगे तो, नंबर 1। नंबर 2, आपने जब पेमेंट करनी है आपने कहा वो टैक्स काटना है। तीसरी बात यह है कि अगर उसके पास एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है या वो उसको लॉ ने जैसे 153 में लिखा हुआ कि अगर वो इम्पोर्ट करके दे रहा है तो आप उसका टैक्स नहीं काटेंगे, तो ये चीज़ें आपको पहले चेक करनी है, उसके बाद आप उसका टैक्स काट सकते हैं। फिर आपने टैक्स में ये भी देखना है कि वो एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में है कि नहीं है, उसके मुताबिक अगर नहीं होगा तो डबल रेट भी हो जाएगा। तो सैयद वकार शाह साहब अगर जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। नादर अली कह रहे हैं जी लोन एंड प्रॉपर्टी एसेट सेपरेट डिस्क्लोजर इन वेल्थ स्टेटमेंट 2019 फॉर सैलरी इंडिविजुअल इज नॉट अवेलेबल। वो एक मिनट नादिर साहब, जो लोन और एसेट होता है ना वो इनकम टैक्स रिटर्न का हिस्सा नहीं है, वो वेल्थ स्टेटमेंट का हिस्सा है। और अगर वहाँ टोटल वेल्थ आपने रिपोर्ट की हुई है तो फिर आप उसकी ब्रेकअप बना के दें, उनको बताएं कि भाई इसका ब्रेकअप क्या बनता है, तब आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप आगे कह रहे हैं ड्यू टू दिस आई हैव टू शो प्रॉपर्टी एंड नॉन एज नेट ऑफ एंड नो नोटिस 170। बिल्कुल ठीक है नादिर साहब, बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि आपने जो टोटल बनाया है वो नेट ऑफ हो गया है। तो अब आप उसका ब्रेकअप दें, अपना लोन का एग्रीमेंट दें और उसको बताएं कि भाई ये जो प्रॉपर्टी थी ये मैंने लोन के थ्रू ली थी, ये लोन था और इतनी चूंकि लोन और उसकी दोनों की अमाउंट बराबर थी इसलिए आपको टोटल दिया गया है। तो टोटल उसको दिखा, टोटल का ब्रेकअप उसको दिखा दें ताकि वो नेट ऑफ होके उसको फिर आप दिखाएंगे तो फिर आपकी बात सही हो जाएगी। जी जनाब, लेकिन नादिर साहब इस प्रोसेस में जो आपने मार्कअप पे किया वो किधर गया वो ज़रा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जो आपने रीपेमेंट की उसको भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर दोनों तो बराबर थे तो जो वापस किया अगर किया कोई पैसा या डाउन पेमेंट किया तो उसको ज़रा देख लीजिएगा आप। नादिर साहब अगर आवाज़ आ रही हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। आगे जी असद नईम साहब है, वो कह रहे हैं सर ए पर्सन इज अर्निंग टैक्सेबल इनकम एंड हिज टैक्स इज बीइंग डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर बट ही नेवर फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न। अच्छा, he has got registered on IRS 2 days ago for the purpose of purchasing vehicle. Is he at risk to get penalty notice by FBR? देखें आदिल नईम साहब, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है उसको चाहिए था अपनी सैलरी की रिटर्न फाइल कर देता, क्योंकि उसका तो वाइट मनी है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात ये है अभी वो ATL की लिस्ट में जब तक 2019 की रिटर्न फाइल नहीं करेगा और प्लस उस पर डिफॉल्ट सरचार्ज नहीं देगा, वो ATL की लिस्ट में 28 फरवरी तक नहीं आएगा। तो 20 की रिटर्न पे जो ATL की लिस्ट अपडेट होनी है वो 1 मार्च को होगी, इसको ज़रा आप नोट डाउन करें। अब रही बात पेनल्टी की, देखें अगर सैलरी के लिए उन्होंने लिखा हुआ है कि मैक्सिमम जो पेनल्टी है ना वो 5,000 रुपये होगा, तो आपको इतनी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। उसको कवर करके ना उसको फाइल करने की कोशिश करें और चीज़ों को उसकी वेल्थ में चीज़ें ज़रूर कवर कर लीजिएगा और बैंक की एंट्रीज को। जी तो कि अगर आपको जवाब मिल गया हो आदिल नईम साहब तो इसको ओके कर दीजिएगा। तो की जवेद कह रहे हैं अंडरटेकिंग इज इट ए वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर कमर्शियल इंपोर्टर एज एन एविडेंस फॉर प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट्स बिफोर FBR और एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट इज ए वैलिड डॉक्यूमेंट। देखें तकीर साहब उसको एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट तो वो नहीं देंगे, वो लॉ में लिखा हुआ है। अब आपको चेक ये करना है कि ये वाकई इम्पोर्ट हुई है चीज़ और उसी में से आपको सप्लाई हुई है, फिर तो आप उसका टैक्स नहीं काटेंगे। लेकिन कुछ लोग आपको पता आगे पीछे चीज़ें कर देते हैं, तो उसको ज़रा जेब में रखें। डिपार्टमेंट इतनी आसानी से आपकी बात नहीं मानेगा जब तक एविडेंसेस नहीं होंगे। राना साबिर हुसैन कह रहे हैं, सवाल उनका है जी, वो कह रहे हैं if FBR rate of immovable property is more than actual amount of registered deed then we have to declare at FBR value kindly guide। देखिए राना साबिर हुसैन साहब, पहली बात तो कि ऐसी जगहों पे उन्होंने वैल्यू को रिवाइज किया हुआ है, लेकिन अगर ऐसे हो भी जाता है तो आपने तो एक्चुअल पेमेंट वो की है ना जो उससे कम वाली वैल्यू, आपने कम वैल्यू पे बुक करना है, फिर आप FBR की वैल्यू पे
नहीं बुक करेंगे, ऑल दो टैक्सीज आपने उस पर पे किए होंगे, क्योंकि वो फिर आउटफ्लो नहीं ना हुआ होगा। अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली और FBR का रेट अगर फर्स्ट करें 12 मिलियन है, तो आपने 12 मिलियन तो नहीं ना दिया, वो कैसे आउटफ्लो हो जाएगा? वरना हो सकता है आपका कैश ही या कैश एंड बैंक नेगेटिव में चला जाए। तो बेहतर यही है कि आप वो वाली वैल्यू दें जिसपे परचेज हुआ है। जी राना साबिर साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो ओके कर दे। आदिल नईम साहब को जवाब मिल जाए तो ओके कर दे। ओके कर दिए जी, थैंक्स हो गया। नादिर अली साहब ने भी ओके कर दिया जी जनाब। किसी और बंदे का कोई क्वेश्चन हो मैं फिर दोबारा शेयर कर रहा हूँ जी। अगर आप लाइव आके क्वेश्चन करना चाहते हैं जैसे उन्होंने किया दोस्त ने भी, उसका लिंक मैंने आपको सेंड कर दिया है। अब जी जनाब कोई और क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो पहुँचाने की कोशिश करें। जी जनाब टाइम चूँकि अब पूरा है जी, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको इधर ही क्लोज करता हूँ जी। इंशाल्लाह ताला फिर किसी वक्त दोबारा आपके साथ एक और सवाल आ गया जी, आखिरी ले लेते हैं। फयाज अहमद कह रहे हैं सर, इफ सेल्स हैज बीन डिक्लेयर्ड इन सेल्स टैक्स रिटर्न बट देयर इज नो परचेज और इम्पोर्ट इन दैट फाइनेंशियल ईयर, हाउ विल ट्रीट विद इनकम टैक्स रिटर्न 2020? नहीं देखिए फयाज अहमद साहब, तो फिर पीछे स्टॉक होएगा ना आपके पास, या तो पीछे से स्टॉक बोरो फॉरवर्ड हुआ। ये तो हो नहीं ना सकता कि आप वो चीज़ बेचें और आपके पास चीज़ ना हो। हाँ ये आप कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड नहीं है, पीछे से आई है, तो उसको ज़रा देखें। तो खरीदे बगैर तो चीज़ नहीं ना बिकती, खरीदी नहीं तो फिर बेचा क्या था आपने, उसको ज़रा कवर करें अपनी चीज़ों को। फयाज अहमद साहब आगे कौन है जी? अब्रार पाशा कह रहे हैं सर प्लीज़ शेयर टाइमिंग नेक्स्ट लाइव तो आया हुआ जी, मैंने लिंक दिया हुआ। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं अभी भी कर सकते हैं, आप कर लें, कोई मसला नहीं है इतना। कोई अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें, मैंने लिंक दिया हुआ है। आगे कौन है जी? सैयद वकार शाह कह रहे हैं एनी कंपनी डिक्लेयर्स बैड डेट्स इन अकाउंट्स एडमिसिबल एक्सपेंस। हाँ जी बिल्कुल, अगर आपके एक्चुअल बैड डेट्स हैं और आपने रीजनेबल स्टेप्स लिए थे और वो पहले वो सेल में शामिल थे और आपको बैड डेट्स जो है उसकी प्री कंडीशन आप मेट करें तो आप क्लेम कर सकते हैं जी जनाब। किसी का कोई सवाल हो तो वो बिल्कुल कर सकता है जी। ये लाइव उस पर मीट पे भी चल रहा है जी, इधर भी हम फेसबुक पे भी कर रहे हैं। अच्छा अब आपको लोगों को मैं अपने जो चैनल है जी उसका लिंक दे देता हूँ जिसपे 200+ वीडियोस हमने अपलोड की हुई हैं। इसमें आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि तमाम लोगों को उसको सब्सक्राइब करें और उसमें से मैक्सिमम जो आप बेनिफिट ले सकते हैं उसे ले लें। मैं अभी आपको लिंक शेयर करता हूँ जी जनाब। ये लिंक है जी हमारा यूट्यूब चैनल का, जो इसको तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल फ्री है जी, कोई कमीशन नहीं है, कोई इसमें फ़ी नहीं है, कोई इसके अंदर कोई बग्स नहीं है, कोई फेक नहीं है। ये बिल्कुल जेन्युइन पिछले 4-5 सालों से जो हम लगे हुए हैं 200+ वीडियोस इसके अंदर अपलोडेड है। हमारे जितने बहन भाई हैं उसमें मैक्सिमम इसको यूटिलाइज करके फ़ायदा उठाएं और आगे तक लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये एक सदका जारिया के तौर पे है। जितना नॉलेज आप फैलाएंगे आप भी उसमें हिस्सेदार बन जाएंगे, इसमें स्वाब में आपको भी पहुँचेगा। तो मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं, खुद भी लें, दूसरों को भी दें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर आके करें। कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट देने की। आज मैं जी 40 मिनट का सेशन कर रहा हूँ, अभी 2-3 मिनट बाकी हैं। अगर किसी का कोई और सवाल हो तो वो भी मेरे साथ कर सकता है जी। जी एक और सवाल आया जी, वो कह रहे हैं सैयद वकार शाह कह रहे हैं okay sir, I have deducted at 4.5% due to filer, but my question, can we deduct extra tax 5% due to unregistered supplier? देखिए सैयद वकार साहब, दो क्वेश्चन अलग अलग है। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो अगर आप उसका अगर 4.5 है, इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, फिर आपको 9% टैक्स काटना है। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है कि आपने उसको ATL की लिस्ट में चेक करना है। वो काट के वो आपका पैसा नहीं होगा, वो आप स्टेट को देंगे। वकार वान कहते हैं जी सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच जी। आदिल नईम कह रहे हैं थैंक्स सर, अल्लाह ब्लेस यू विद गुड हेल्थ, थैंक यू वेरी मच जी। सैयद वकार साहब कह रहे हैं बंडल ऑफ थैंक्स, आपका भी शुक्रिया जनाब। जी जनाब अभी 1 मिनट और बाकी है जी, आप लोग कर लें तो फिर मैं इस सेशन को क्लोज करता हूँ जी। आज माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने सवाल किए हैं जी, पता चला है कि आज कोई थोड़ा बहुत इंटरेक्शन ज़्यादा पहले की निस्बत हुआ है, तो लोगों के पास चीज़ें जो हैं वो जारी होंगी और लोगों को मैक्सिमम फ़ायदा पहुँचेगा। आज के लिए बस इतना ही जी, अब मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।